अंधेरे से भी काले शरीर और चांद जैसी चमकीली आंखें लिए एक अजीब सा दिखने वाला अज्ञात इंसान पूर्णिमा की रात को प्रिया के पीछे भाग रहा था। सहमी हुई प्रिया भागते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लगता है वो चला गया। जैसे ही पीछे देखती है, प्रिया नींद से जाग जाती है। फिर वही सपना, फिर वही काला इंसान। प्रिया की नजर सामने दीवार पर टंग रही घड़ी पर पड़ती है। घड़ी में रात के 3 बज रहे होते हैं। हर रात एक ही समय पर एक ही सपने आना कुछ ठीक सा नहीं लगता। लगता है मैंने किसी चीज को लांग दिया है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। कल मंगलवार भी है, एक बार मंदिर चली जाऊंगी, जो कुछ भी होगा खत्म हो जाएगा। यह सोचकर प्रिया सो जाती है। प्रिया ग्रेजुएशन कर रही एक आम लड़की थी। प्रिया का स्वभाव भी हंसमुख था। घर पर भी सब कुछ अच्छा था, पर आजकल कुछ दिनों से उसके जीवन में अलग ही हादसे हो रहे थे। पर ऐसा क्यों, यह वह भी नहीं समझ पा रही थी। रोज की तरह प्रिया अपने कॉलेज के लिए निकलती है। बड़ा सुहाना सा मौसम हो गया है नहीं प्रिया? लग ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन आने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे वापस से ठंड के कपड़े निकालने पड़ेंगे। मने ठंडी गमती न थी। क्या? कौन सा गमछा? क्या क्या कहा तुमने? क्या? कहाँ कुछ कहा मैंने? तेरे कान बज रहे हैं। चल कॉलेज चल। इस बात पर ध्यान न देती हुई प्रिया कॉलेज चली जाती है। पूरा दिन रोज की तरह ही गुजरता है। अपने कॉलेज का होमवर्क कर प्रिया सो जाती है। रात को प्रिया का भाई रोहन जब उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है तो उसे प्रिया के कमरे से उसकी आवाज आती है। ये प्रिया, हर रात गुजराती में किससे बात करती है? ये तो हमारी भाषा भी नहीं। मुझे तो लगा था 1-2 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी, पर नहीं। अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकता। गुस्से में रोहन अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को उठाकर प्रिया के कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। अरे बेटा, वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही होगी। हर रात को 1:30 से 2:30 के बीच कौन सी बातें होती है मम्मी, और वो भी गुजराती में? प्रिया की कोई भी फ्रेंड गुजराती नहीं है। इसके पीछे अगर कोई लड़का निकला ना मम्मी, तो तुम्हारी बेटी की डिग्री पूरी नहीं होगी। मुझे कोई बदनामी नहीं चाहिए। तू तो बेकार में ही बावला होने लगता है। रुक जा, मुझे जरा देखने दे। दरवाजे के छेद से सीमा अंदर झांकती है और वह क्या देखती है कि उसकी बेटी अपने पैरों और हाथों के बल उल्टी होकर बिस्तर पर आधा सर्कल बनाकर कुछ बड़बड़ा रही है। सीमा चीखती हुई भागते हुए कमरे में जाती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर रोहन भी सहम जाता है, पर प्रिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह उसी हालत में सीलिंग पर किसी चीज को देखती हुई लगातार दूसरी भाषा में बात कर रही थी। मने गुलाब कम तो न थी। मम्मी, यह तो कह रही है कि मुझे गुलाब पसंद नहीं है, पर यह बात किससे कह रही है? रोहन फौरन प्रिया के पास भागता है और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। प्रिया उसी वक्त बेहोश हो जाती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर रोहन बहुत घबरा जाता है। रात तो किसी तरह निकल जाती है। अगली सुबह रोहन अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपने घर बुलाता है। पर तुमने एक साइकेट्रिस्ट को क्यों बुलाया है भैया? मुझे क्या जरूरत थी साइकेट्रिस्ट की? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ। अरे प्रिया, तुम तो बेकार में ही अपने भाई पर चढ़े जा रही हो। वो क्या है ना कि रोहन ने मुझसे कहा था कि प्रिया को समझ नहीं आ रहा है कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इसलिए तुम जरा उसकी काउंसलिंग कर लेना। तो हियर आई एम। और इसी तरह बातें करने के बहाने प्रेम प्रिया को छत पर ले जाता है और उससे दुनिया भर की बातें कर लेता है और नीचे आकर रोहन से कहता है, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। तुम्हें याद है वो हमारा दोस्त तुषार, वह आजकल कुछ टेलीपैथी और हीलिंग पर काम करता है। हो सकता है वो ध्यान लगाकर यह पता कर सके कि तुम्हारी बहन को हुआ क्या है। स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प। ये मेरा केस नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। ये कहकर प्रेम दरवाजे से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी प्रिया जोर जोर से सोफे पर कूदना शुरू कर देती है। मजाक समझा है क्या? बोल, मजाक समझा है क्या? ये कहकर प्रिया अपने दांत पीसती हुई जोर जोर से चीखने लगती है और वहीं पर पड़े एक चप्पल से अपने चेहरे पर मारना शुरू कर देती है। ये क्या कर रही हो बेटा तुम? ये क्या कर रही हो प्रिया? रुक जा। अरे रोक, रोहन इसे देख, इसके सर से खून भी आने लगा है।
प्रिया गुस्से में वहां खड़े सभी लोगों को गंदी गंदी बुरी गालियां देना शुरू कर देने लग जाती है। उसके शरीर में अचानक इतनी ताकत आ जाती है कि वह अपने नाखूनों से ही सोफे का कवर फाड़ देती है। प्रेम फौरन अपने बैग से बेहोशी का इंजेक्शन निकालकर प्रिया को लगाता है, जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। बेटा, वो प्रेम जिस लड़की के बारे में कह रहा था उसे एक बार बुला ले। प्रिया की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। रोहन फौरन तुषार को फोन लगाता है और तुषार उसके घर में आ जाता है। घर में पहुंचते ही तुषार को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे प्रिया के रूम में ले चलो, मुझे देखना है कि वह किस एनर्जी में रह रही है। हो सकता है उसके कमरे में ही कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, या उसने कोई चीज खरीदी हो उसके जरिए। तुषार फौरन प्रिया के कमरे में जाता है और उसके कबोर्ड, ड्राइवर, बेडशीट, हर एक चीज को चेक करता है। जहां तुषार को अलमारी के अंदर बहुत सारी चिट्ठियां मिलती हैं। तुषार प्रिया का बेड हटाता है, जहां उसे बेड के नीचे फर्श पर काली शाही से बनाई एक पेंटिंग दिखती है। काला इंसान, चमकीली आंखें, कुछ तो है जो सही नहीं है। और प्रिया यह चिट्ठियां क्यों लिखती है और किसे? मुझे सब कुछ पता लगाना होगा और उसके लिए मुझे रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। कमरे से बाहर आकर तुषार प्रेम से कहता है, प्रेम, मुझे कुछ चीजों पर रिसर्च करने की जरूरत है। तब तक तुम प्लीज प्रिया का ध्यान रखना। हो सकता है अभी उसकी हरकतों में अजीबोगरीब चेंज आए। और ऐसा होता भी है। 2 दिन बाद से ही जींस टॉप पहनने वाली प्रिया सूट पहनने लग जाती है। माथे पर बिंदी लगाना शुरू कर देती है। उसके बोलचाल का लहजा भी इतना बदल जाता है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये वही लड़की है। यहाँ तुषार एक एक चीज पर पूरी तरह जांच कर रहा था। जहां ध्यान में बैठे हुए उसे वह भी काला साया दिखाई देता है जो इतने दिनों से प्रिया को दिख रहा था। मैं प्रिया नहीं जो तुम्हारा असली रूप देखकर नींद से जाग जाऊं। मैं ध्यान में हूं। मुझे ले चलो वहां जहां सच्चाई है। और उस काले इंसान के पीछे जाकर तुषार सब कुछ देख लेता है। 1 हफ्ते बाद तुषार वापस लौटता है। रोहन, मिताली कौन थी? मिताली? मुझे तो नहीं पता। मम्मी, क्या बोल रहे हो तुषार तुम? मिताली के पीछे एक साया को छोड़ा था ना तुमने, ताकि वो तुम्हारे प्यार में मदहोश हो जाए। और उस जादू के कारण मिताली पागल खाने तक पहुंच गई। अपनी ओर खींचने के लिए तुमने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। उस साय को तो घर चाहिए था, शिकार चाहिए था। तुम्हारी प्रेमिका ना सही तो तुम्हारी बहन सही। कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? कौन है मिताली? कौन सा काला साया? तभी प्रिया ट्रे में चाय लेकर आती है। उसे देखते ही सब चुप हो जाते हैं। सीमा चाय का कप उठाने ही जाती है कि तभी प्रिया कहती है, ना 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 ना, ये रोहन के लिए है। रोहन को चाय देकर प्रिया अंदर चली जाती है। चाय पीते पीते रोहन शुरू करता है अपनी दास्तां। मिताली मेडिकल की स्टूडेंट थी, मेरे कॉलेज की पहली लड़की जिसने मुझे भाव नहीं दिया। पर मुझे तो मिताली चाहिए थी। मैंने उसे प्रपोज कर दिया, पर उसने मेरी कंप्लेन लगा दी। फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, दोस्ती की उससे, पर फिर भी वो नहीं मानी। जैसे आजकल प्रिया बातें करती है उसी तरह बोलती थी मिताली भी। पर उसे पाने की चाह में मैंने उस पर जादू करवा दिया। एक काला साया उसके पीछे छोड़ दिया। ऐसा वैसा नहीं, इतना ताकतवर वो अपने काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। पर न जाने क्या हुआ, मिताली मेरे पास आई ही नहीं। वह काला साया न जाने कैसे इस बार अपना काम नहीं कर सका था। मिताली शहर छोड़कर चली गई और कुछ दिनों बाद उसका नंबर भी बंद हो गया। शायद तुम्हारी बुरे कर्मों का नतीजा है जो तुम्हारी बहन के साथ ये सब हो रहा है। मिताली मर गई और प्रिया के शरीर को उसने अपना घर बना लिया और साया मिताली के पीछे प्रिया तक आ गया है। मिताली को तुमसे बदला लेना है। वह प्रिया को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर वह साया प्रिया को मार देगा। तूने किसी की बेटी का जीवन बर्बाद किया बेटा, तो आज तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने को आ गई। तो अब कोई रास्ता नहीं? रोहन अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि उसके मुंह से झाग आने लग जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। यहाँ जैसे ही रोहन का शरीर दम तोड़ता है, कमरे से प्रिया पहले की तरह ही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। ये अचानक भैया को क्या हो गया? भैया की मुझसे झाग क्यों आ रहा है? साया को अपना शिकार मिल गया। मिताली का बदला पूरा हो गया। उसने प्रिया के हाथों अपने कातिल को मरवा दिया। इस दिन के बाद मिताली आजाद हो जाती है और मिताली की जिंदगी को बर्बाद करने वाले को मौत की सजा मिल जाती है।
और प्रिया पूरी तरह ठीक हो जाती है।